है, मुसलमानों के लिए भी अलग है, हिंदुओं के लिए भी हिंदू कोड भी है, सिखों के लिए आनंद जो है एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है, और यहां तक के जो सबसे छोटी कम्युनिटी पारसी है, पारसी के भी अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में तमाम टीवी चैनलों पर और सोशल साइट्स पर एक मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है और उस मुद्दे को हम यूसीसी के नाम से जानते हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लगातार मीटिंगें हो रही है, कुछ तजवीजें करारदादें भी पास की गई है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपने प्रतिनिधियों के साथ विपक्ष के इन तमाम नेताओं से, खास करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इस तरह के दूसरे लीडरों से मुलाकात भी कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ यह है कि प्रस्तावित यूसीसी, जो कि अभी पता नहीं है उसका ड्राफ्ट क्या है, उसमें लिखा क्या जाएगा, कौन कौन से बिंदु ऐसे होंगे जिसको शामिल किया जाएगा, और उसमें पर्सनल लॉ जो हमारे हैं, यानी यूं समझे कि जो शरई कवानीन है, आइली जो इनफरादी जिंदगी में हमारे मामलात हैं, शादी ब्याह, तलाक और जायदाद का बंटवारा, बच्चे का गोद लेना वगैरह, इसी पर वो सेंट्रलाइज होगा, ये उम्मीद की जा रही है। और इसी के ताल्लुक से पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह से बरहम है कि अगर इस तरह का कानून कोई थोपा जाता है जो गैर शरई होगा, यानी जिस शरीयत जिन चीजों की इजाजत नहीं देती है, अगर वैसा कुछ होगा तो हम विरोध करेंगे और वैसे कानून को हम काबिल कबूल नहीं मानेंगे। और इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है वो भी स्पष्ट करे विपक्ष, ये भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। लेकिन इन तमाम चीजों का ताल्लुक जुड़ता है सीधे सीधे मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ये जो यूसीसी का मामला है, ये इससे पहले 2016 में भी लॉ कमीशन का गठन किया गया था और लॉ कमीशन ने पूरे मुल्क से राय तलब की थी। एक बात आपको नोट करनी है कि 2016 वाले लॉ कमीशन की इतनी चर्चा नहीं हुई थी और ना ही जिस तरह से अभी QR कोड और तमाम मस्जिदों में चिपकाना और तमाम आम लोगों को यह कहना कि आप अपनी राय इसमें जरूर दें, वैसा कुछ माहौल नहीं बना था। हां, तब भी टीवी और तमाम चैनलों पर इस तरह के डिबेट कुछ दिनों तक चले थे, लेकिन लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट गया और रिपोर्ट के बाद लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट सरकार को दिया उसमें साफ शब्दों में यह कहा कि इस वक्त मुल्क यूसीसी जैसे किसी कानून के बनाने जैसा नहीं है या इस मुल्क को यूसीसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब फिर 2023 में इस कवायद को उसी तरह से, जिस तरह से 2016 में शुरू किया गया था और 18 में लॉ कमीशन का रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गया था, ठीक उसी तरह से फिर लॉ कमीशन ने फिर एक मशवरा मांग लिया। अब वो 21वीं लॉ कमीशन थी, ये 22वीं है और इसने भी यूसीसी पर मुल्क के लोगों से राय मांगी। लोग राय दे ही रहे थे, इसी बीच में मुल्क के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक सभा में भाषण में यह कह दिया कि भाइयों बहनों, एक घर में दो तरह का कानून होता है क्या या होना चाहिए क्या? लोगों ने कहा कि नहीं, जाहिर सी बात है अगर सवाल इतने सादे होंगे तो जवाब भी बिल्कुल सादा ही होगा। जब एक मुल्क में दो तरह का कानून, एक घर में दो तरह का कानून नहीं हो सकता, ये जवाब लोग दे रहे हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए, बेटा में बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए, तो फिर पूरे मुल्क में बेटा और बेटियों में फर्क क्यों हो रहा है? ये सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया और ये कहा कि इसके लिए मैं कानून लाऊंगा। भाइयों और बहनों, क्या आपकी सहमति है? बहरहाल वो पॉलिटिकल भाषण था, लेकिन उस भाषण में उन्होंने 15 मिनट तक एक और बातें कही। वो बातें थी पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक से। लगातार प्रधानमंत्री ये बातें कही रहे थे, लेकिन उस भाषण में जिसमें यूसीसी का जिक्र 1.5 से 2 मिनट तक किया गया, उसमें पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक से 7 मिनट तक प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे और प्रधानमंत्री जी ने बिरादरी का भी नाम उसमें जिक्र किया कि भाइयों बहनों, पसमानदा मुसलमानों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, भेदभाव हो रहा, उनके जो
मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा, जो सामाजिक अधिकार है उसका हनन हो रहा, और ये लोग मतलब अशराफ लोग, ये लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं कही कि भेदभाव संविधान भी कर रहा है। जहां समाज में भेदभाव है इन पसमानदा मुसलमानों के साथ, वहीं संविधान में भी भेदभाव है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार इस संवैधानिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और जिन बिरादरियों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया उन्हीं बिरादरियों का जिक्र लगातार हम लोग भी करते चले आ रहे हैं। जहां अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालखोर, चमेला, जोधा, नट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिर्शिकार, क्या कहते हैं आपको जो हलाल खोर, ललबेगी, शक्का, और क्या कहते हैं अब्बासी, इदरीसी, वही जो है नाई और धोबी, जिनको आप सलमानी और कस्सार कहते हैं या हवारी कहते हैं, इन तमाम बिरादरियों का नाम उन्होंने लिया, और वही बिरादरियां हैं जिनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी है। यानी कि आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, वहीं हिंदू धोबी को जो अधिकार दिए जाते हैं वो मुस्लिम धोबी को नहीं दिए जा रहे हैं, जो हिंदू नारी को दिए जा रहे हैं वो मुस्लिम नारी को नहीं दिए जा रहे हैं, जो हिंदू वाल्मीकि को दिए जा रहे हैं वो मुस्लिम वाल्मीकि को नहीं दिए जा रहे हैं, जो हिंदू मोची को दिए जा रहे हैं वो मुस्लिम मोची को नहीं दिए जा रहे हैं। जो हिंदू उन तमाम बिरादरियों का जिनका मैंने जिक्र किया है उसमें दो बातें और ऐड करने की जरूरत है कि सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने बाज़ाब्ता इन बिरादरियों के हालात से सरकार को अवगत कराते हुए कहा कि इनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जो संवैधानिक भेदभाव है, उसे भी दूर करने की जरूरत है। अब पूरे देश में आर्टिकल 44 यानी यूसीसी पर डिबेट हो रहा। आर्टिकल 44 पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये संविधान की वो प्रति है जिसकी जीरोक्स कॉपी मैंने करके बनाई है। आर्टिकल 44 है, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखेंगे आर्टिकल 44 सिर्फ एक लाइन का है। दरअसल संविधान में क्रिमिनल लॉ अलग है जिसको सीआरपीसी, ठीक है, और क्या कहते हैं आपको सिविल लॉज अलग है, कई लॉज है। उसी में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, वो कॉपी भी मैं लेकर आऊं, इतनी मोटी कॉपी है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ, ठीक है। और दूसरा जो है वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 44 आता है, वो लिखता है द स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इतना सा एक लाइन सिर्फ लिखा आर्टिकल 44 में, जिस पर इतना वाबीला मचा है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। पहली बात के मुल्क के तमाम शहरियों और तमाम नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून है। जो भी कानून सीआरपीसी की है या जो भी लॉज है दूसरे तमाम मामलों में, वो सब के सब एक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं एक और बात मैं कहता चलूं बीच में कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमानों के लिए अलग से कानून है इस मुल्क में, यानी पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज। ये बिल्कुल गलत अफवाह है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये अफवाह गलत है। मुसलमानों के लिए भी अलग है, हिंदुओं के लिए भी हिंदू कोड भी है, सिखों के लिए आनंद जो है एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है, और यहां तक के जो सबसे छोटी कम्युनिटी पारसी है, पारसी के भी अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं। तो इसका मतलब किसी का अलग नहीं है, बल्कि मजहबी मामले में चूंकि मौलिक अधिकारों की जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद है 13 और 14, जो आर्टिकल 13 और 14 है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि मजहबी नुक्ते नजर से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आजादी आर्टिकल 25 में वाज़ाफ्ता इसको और डिक्लेयर कर दिया गया है कि सबको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। तो एक तरफ मजहब पर अमल करने की आजादी है, दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब तक मसवदा सामने नहीं आएगा यह स्पष्ट नहीं होगा कि है क्या, लेकिन उसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसी का एक पार्ट है आर्टिकल 37 और आर्टिकल 38।
38 में जो बातें कही गई है वो इतनी लंबी कही गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसमें भी कहा गया है कि मैन एंड वुमेन के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मिनिमम वेजेस में नहीं होगा, यानी दिहाड़ी में नहीं होगा। पूरे देश में दिहाड़ी में दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। औरतों को कम दिहाड़ी मिल रही है, जहां भी फैक्ट्री वगैरह में औरतें काम करती हैं या किसी दुकान में किसी कंपनी में, औरतों की दिहाड़ी कम, मर्दों की दिहाड़ी ज्यादा। भैया इस पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। तो इस पर कोई बाबिला नहीं मच रहा। और एक बड़ी बात, इस मुल्क में लिव इन रिलेशनशिप जिसकी इजाजत शरीयत नहीं देता है, उसको जायज करार दिया गया है। भैया जब लिव इन रिलेशनशिप को आपने जायज करार दिया, तो क्या कोई मर्द जवान औरत के साथ बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी सोशल और रिलीजन एग्रीमेंट के वो रहता है, उसके साथ तमाम तरह के संबंध बनाता है और फिर उसे छोड़ देता है, तो उस औरत को क्या मिलता है, उसका अधिकार कहां गया, क्या उसका एक्सप्लॉयटेशन है या नहीं, उसका शोषण है या नहीं, इस पर भी बहस नहीं होगी। एक और बड़ी बात इस मुल्क में है, मुल्क के तमाम बड़े शहरों में रेड लाइट एरियाज है। जी हां, इसको समझना है। तो बहुत सारी बातें शर्म करने से नहीं होंगी। जो रेड लाइट एरियाज है, जैसे दिल्ली में आप जाएंगे जीबी रोड है, मुंबई में आप जाएंगे तो कमाटीपुरा है, ग्रांट रोड है, आप कोलकाता में जाएंगे तो सोनागाछी, आप बनारस में जाएंगे दाल मंडी, आप कानपुर में जाएंगे तो मीरगंज है। इस तरह तमाम बड़े शहरों में ये एरियाज है जहां मुल्क के महिलाएं, लड़कियां, औरतें वहां रहती हैं। वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और वो वहां जाती है और जिंदगी भर वो वहां जो काम करती है, जिसे सेक्स वर्कर अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए मुल्क में कोई कानून नहीं है। उसका न वर्तमान है न भविष्य है। तो न उसके वर्तमान पर कोई चर्चा, न उसके भविष्य पर कोई चर्चा, न उसका कोई बाप बनता है, न उसका कोई भाई बनता है, न उसका कोई शौहर बनता है। तो उस औरत का क्या होगा जिसका न कोई भाई बन रहा, न शौहर बन रहा, न भाई बाप बन रहा है। तो उसको प्रॉपर्टी में आज जो हंगामा हो रहा है कि इक्वलिटी लाना, जेंडर इक्वलिटी, तो जेंडर इक्वलिटी में उन औरतों का तो है अड्डा, मर्दों का कहां अड्डा है भारत में, ये बताइए। वो मर्द कहां है जिनकी न बीवी है, न मां है, न बहन है, और वो किसी अड्डे पर ठहरे हुए लाखों करोड़ों की तादाद में नहीं है। तो फिर औरत क्यों है, ये सवाल पैदा होता। दोनों में इक्वलिटी क्यों नहीं, कानून की नजर में मर्द और औरत दोनों दो क्यों, ये सवाल है। और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही। अब एक बड़ा सवाल है कि जो अवसर सरकार देती है लोगों को आगे बढ़ने में, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात होती है, उसमें आपने क्यों ऐसा किया कि 10 अगस्त 1950 को मजहबी कैद लगाकर जबरदस्ती, जो कि गैर कानूनी था, टोटली वाइड था वो, फिर भी आपने आर्टिकल 341 पर मजहबी कैद लगा दिया और यह लिख दिया कि यह सुविधा जो आर्टिकल 341 के अंदर मिलेगी, यानी ये फैसिलिटी, ये सुविधा, ये मराहत जो अंडर आर्टिकल 341 है, वो केवल और केवल हिंदू दलितों को मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा। सेम वही बिरादरियां, सेम वही काम, सेम वही पेशा, सेम वही नाम, फिर भी अधिकार अलग अलग क्यों? ये एक सवाल बहुत बड़ा था, इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये केवल सरकार के का मामला नहीं है कि मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं। हमारी जो तंजीमें हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर तो मुखर हो गई, यूसीसी पर तो इनके मीटिंग्स होने लग गए, यूसीसी पर तो बयान आने लग गए, यूसीसी पर ये तमाम नेताओं से मिलने लग गए। आर्टिकल 341 पर 70 सालों से जो भेदभाव है, जो पाबंदी है, उस पर हमारी मिल्ली तंजीमें खामोश क्यों थी? ये सवाल भी आपको उठाना चाहिए। ये मौका है कि आप इस सवाल को उठाएं कि 70 सालों से इतना बड़ा भेदभाव कि एक हिंदू धोबी को मिलेगा, मुस्लिम धोबी को नहीं, हिंदू नाई को मिलेगा, मुस्लिम नाई को नहीं, हिंदू तेली को मिलेगा, मुस्लिम तेली को नहीं, हिंदू वाल्मीकि को मिलेगा, मुस्लिम वाल्मीकि को नहीं। तो ये जो बड़ा भेदभाव था, इस भेदभाव के खिलाफ हमारी तंजीमें क्यों नहीं उठी? इसका मतलब तंजीम के जहन में भी इन बिरादरियों के ताल्लुक से कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। इस्लाम की आड़ में ये तंजीमें तो खड़ी हो जाती हैं और जन समर्थन भी जुटा लेती है। आज तमाम मस्जिदों में ये पसमानदा आंदोलन चलाने वाले कहां चले गए मुल्क में?
एक भी नजर नहीं आ रहे, सब यूसीसी और इस्लाम बचाओ शरीयत बचाओ में लग गए। आज आपको मौका है, खुलकर बोलिए, सरकार से भी बोलिए और तंजीम से भी बोलिए। सरकार से ये कहिए कि आप भाई साहब, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप जब सबको इक्वल करना चाहते हो तो हमें क्यों अलग कर रहे हो? हमारा जो अधिकार है संविधान में वो हमसे क्यों छीन रहे हो? ये बोलने का आपको समय आया। आप यही चीज तंजीमों से भी कहिए, फरसल्ला बोर्ड से भी कहिए, जमीयत उलमा हिंद से भी कहिए, जमात इस्लामी हिंद से भी कहिए, आप जो तमाम उलमा मशाइख बोर्ड है उनसे भी कहिए, आप उन तमाम मिली तंजीमों से कहिए कि एक वक्त आया, आपको ये गोल्डन चांस मिल गया है, इसका तो फायदा उठा लीजिए। मैं तमाम जगहों पर जा रहा हूं, लगातार इसी मुद्दे को उठा रहा हूं कि भैया जब एक देश एक कानून की बात हो रही है तो जरा आर्टिकल 341 पर जो पाबंदी है उसको भी खत्म कर दिया जाए। बाकी बातें फिर आपसे करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा समाज के लोगों सड़क पर न उतरे, इन तमाम तंजीमों के आह्वान पर बस भरना न शुरू करें। पहले इनसे भी एक बार सवाल करना, मौका मिला है आपको, सवाल करना चाहिए। आप सवाल करें कि आर्टिकल 341 पर जो मजहबी पाबंदी है वो पाबंदी कब लगी? 10 अगस्त 1950 को। तब से आज तक आपने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से, विपक्ष के नेता से, पार्टी के नेता से मुलाकात क्यों नहीं की? ये सवाल आप कीजिए उनसे और फिर कहिए कि अगर आपने ये काम नहीं की जो कि संविधान के खिलाफ था और फिर भी आपने नहीं कहा, इसका मतलब आपके मन में खोट है, आप शरीयत की आड़ में सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, आपको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है। आप शरीयत वाले और हम क्या है? पसमानदा मुसलमान मुसलमान नहीं है क्या? इनके शरीयत को बचाने का आपने ठेका नहीं लिया और इनके कानूनी क्या कहते हैं भेदभाव से मुक्त कराने का आपने ठेका नहीं लिया। तो ये मुद्दे उठने चाहिए और यही मौका है, इस मुद्दे को उठाकर सेंटर पॉइंट पर लाइए ताकि आने वाले दिनों में यूसीसी से पहले 341 की बात सेंटर पॉइंट पर आए। तमाम टीवी चैनलों पर भी मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि भाई 341 पर क्यों नहीं बात हो रही है, सिर्फ यूसीसी पर क्यों हो रही है? बहुत सारे पॉइंट्स है, आर्टिकल्स है, सब हमारे हाथ में। फिर मैं आऊंगा, फिर बात करूंगा, लेकिन इस गुजारिश के साथ जाता हूं कि आप जज्बाती होकर नहीं, आप दिमाग से काम करें। और पसमानदा मूवमेंट चलाने वाले लोगों से खासकर कहता हूं, आपको मौका मिला है, आप 341 पर खुलकर अपना पक्ष रख दीजिए, नेताओं के सामने भी और तंजीमों के भी सामने। शुक्रिया।